चलिए हमारे कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7 अभ्यास हम लोग 7 को हल करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। मतलब त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कह रहे हैं उनमें से कोई दो कोण है, उनको मतलब कि पहले कोण में दूसरे कोण से आप भाग दे रहे हैं ना, तो 5:4 आ रहा है। ठीक है, यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाले प्रश्न को। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना त्रिभुज के दो कोण क्रमशः x, y हैं। ठीक है, यही दो कोण है। और देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक है ना, तो एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, तो हम लोग चलिए x को मान लेते हैं, यह बड़ा है और y छोटा है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे हम लोग कर लेते हैं, लिख देते हैं। देखिए पहला शर्त हम लोग को दिया है ना कि यदि जैसे दोनों कोण हैं, पहले कोण में आप दूसरे कोण से भाग दे रहे हैं, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पर अनुपात देखिए 5 और 4 बच रहा है। ठीक है, मतलब पहला वाला कोण यहाँ पे अधिक है। ठीक है, पहले कोण में हम दूसरे कोण से भाग देंगे तो 5:4 आएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं पहली शर्त के अनुसार। ठीक है, पहले x में है ना, जो बड़ा कोण है उसमें आप छोटे कोण से भाग दे रहे हैं, तो आपको आ रहा है 5:4, मतलब 5/4 आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे कि इसमें कोई भी संख्या का इसमें गुणा रहा होगा, जो यहाँ पहला कोण है ना, उसमें भी कोई संख्या गुणा रहा होगा और उसी संख्या का इसमें भी गुणा रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर कटा दोनों में भाग दे दिया गया होगा। ठीक है, कटा पीटा कर सबसे छोटा रूप में लिखा गया है ना। अनुपात का मतलब ही होता है कि सबसे छोटा रूप है ना। अब इससे ज़्यादा आप इसको विभाजित नहीं कर सकते किसी संख्या से। ठीक है, अब 5 है, यहाँ पे 4 हो गया है ना। किसी संख्या के इसमें गुणा था, समान रूप से गुणा था, उसमें यहाँ पर अंश में भाग दे दिया गया, हर में भाग दे दिया गया और इसको सबसे छोटे रूप में लिख लिया गया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग y यहाँ पर भागा में बराबर उधर कर देते हैं गुणा में। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 5/4 इंटू वाई। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर आगे दिया हुआ है ना, यदि उनमें से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि पहले वाले कोण में से हम दूसरे वाले कोण घटाएं, जो अधिक वाला कोण है उसमें से हम लोग यहाँ पे अधिक कोण में से कम कोण घटाएं, तो यहाँ पे 10 अंश हम लोग को मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं दूसरे शर्त के अनुसार हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, दूसरी बार हमें शर्त बोला है ना कि यहाँ पर एक कोण यह अधिक है, मतलब पहले कोण में दूसरे कोण घटा दीजिए, 10 अंश आपको मिलेगा। ठीक है, पहले कोण में से हमने x में से y को घटा दिया, इसी को हमने अधिक माना है, अधिक में से हम लोग कम वाले कोण को घटा दे रहे हैं, तो सिर्फ 10 अंश हम लोग का बच रहा है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग इस समीकरण 1 से, x का वैल्यू y के पदों में, यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं समीकरण 1 से x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर 5/4 y प्रतिस्थापित कर देते हैं, है ना। x के स्थान पर हम लोग ले देते हैं 5/4 y और यहाँ पे ऋण y है, और चलिए इसे बराबर सिर्फ 10 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे कोण ही है। ठीक है, हम लोग जोड़ घटाकर जो भी x और y का वैल्यू आएगा वो हम लोग अंश लगा देंगे उस पर। ठीक है, वो हम लोग का कोण है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में y उभयनिष्ठ है ना, दोनों y का ही पद है, घट जाएगा, y हम लोग उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, y उभयनिष्ठ ले लेंगे 5/4 हो जाएगा, इसमें से हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक बचा हुआ है। ठीक है, बराबर इधर 10 है। ठीक है, तो हम लोग इसको 5/4 में से एक को हम लोग घटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यहाँ पे ऋण 1 है, बटा 1 लिख देते हैं। ठीक है, 4 और 1 का लसा 4 ही हो जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, एक बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऋण का चिन्ह लगा देते हैं, 4 में 1 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 में से आप 4 घटा देंगे, 1 बटेगा, 1 बचेगा, 1/4 बचा। ठीक है, तो इसको हम लोग 5/4 में से 1 घटाए तो 1/4 आया है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1 बटा यहाँ पे
1/4 वाई है बराबर हम लोग का 10, ठीक है। अब यहाँ पे 4 भागा में बराबर को उधर भेज देंगे, गुणा में हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 10 गुणते 4 हो जाएगा। चलिए तो वाई का मान यहाँ पे हो जाएगा 10 में 4 गुणा कर देंगे, 10 चौका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एक चर का तो वैल्यू निकल गया है, यहाँ पे समीकरण 3 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका मान हम लोग समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करके एक्स का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 से वाई के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं y की वैल्यू को यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, x बराबर 5/4 हम लोग लिख देते हैं, 5/4 गुणते y का मान हम लोग को 40 प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 40 में हम लोग 10 से भाग देंगे, मतलब 40 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 10 बार में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणते यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 दहा में 40, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 में आप 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू 50 अंश आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम समीकरण 4 बना देते हैं। देखिए हम लोग को दोनों कोण का वैल्यू निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ पर जो है ना दोनों कोण है, एक हम लोग का 50 अंश है और एक हम लोग का 40 अंश है, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं हम, अतः त्रिभुज के दोनों कोण क्रमशः 50 अंश, 40 अंश हैं, ठीक है। यदि हम लोग तीसरे कोण को भी वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो हम लोग को कितना हो जाएगा, देखिए 50 में हम लोग 40 जोड़ देंगे तो यह 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश, तो ये तो 50 और 40 मिलकर यही 90 हो गया, ठीक है। तो जो तीसरा कोण रहेगा ना वो भी 90 अंश बनेगा, ठीक है। यह समकोण त्रिभुज के कोण है, ठीक है। एक 50 अंश है, एक 40 अंश है और जो तीसरा है वो 90 अंश का है ना। तो देखिए चलिए हम दोनों आपको शर्त को संतुष्ट करके दिखाते हैं। देखिए पहली शर्त बोला था ना कि एक त्रिभुज के दोनों कोणों का अनुपात 5:4 है। 5:4 का मतलब हुआ ना कि पहले कोण में आप दूसरे कोण से भाग दे रहे हैं ना, तो 5 और 4 आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो पहला कोण हम लोगों ने यक्स, और देखिए यक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 50 अंश, ठीक है, यही 50 अंश था और दूसरा हम लोग को 40 अंश प्राप्त हुआ है ना। तो चलिए 50 में आप जब 40 से भाग देंगे ना, अनुपात का मतलब होता है कि पहले कोण में दूसरे कोण से भाग दीजिए और सबसे उसका छोटा रूप निकाल दीजिए, ठीक है। तो 50 में आप जब 40 से भाग देंगे, अंश और 10 से विभाजित है, 10 से दोनों को भाग दे देंगे, यहाँ पे 10 5 50 हो जाएगा, यहाँ पे 10 चौका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा 5/4, ठीक है। अनुपात में हम लोग को लिख देंगे, है ना, जो कि हम लोग का यही था, यक्स वाई है दोनों कोण। चलिए अनुपात करके हम लोग लिख देते हैं, यक्स अनुपात वाई में लिखना रहेगा तो क्या हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, ठीक है, यही था। तो देखिए हम लोग को यही है 5/4 ही है, तो पहला शर्त तो हम लोग का संतुष्ट करा है ना। यहाँ पर पहले कोण में दूसरे कोण से भाग दीजिए और सबसे छोटे रूप में लिखिए, है ना, सबसे न्यूनतम रूप में लिखेंगे। अब इसे देखिए अब विभाजित नहीं है 5 और 4, ठीक है, अब किसी संख्या से नहीं विभाजित है, तो ये होता है हम लोग का अनुपात, ठीक है। तो यह हो गया 5:4 हो गया, पहला शर्त संतुष्ट करा है, ठीक है। वही बात करें दूसरे शर्त की, तो यहाँ पर बोला था ना कि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, ठीक है। जाहिर सी बात है हम लोग ने 50 अंश में से आप ना 40 अंश घटाएंगे, ठीक है, तो 10 अंश आ जाएगा। तो एक कोण से दूसरा कोण क्या है 10 अंश अधिक है, तो यहाँ पे ये वाला शर्त भी हम लोग को संतुष्ट कर रहा है। तो देखिए यही हम लोग को प्रश्न दिया था ना कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 था, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया कि पहले मान ही लेंगे दोनों कोणों को, माना त्रिभुज के दो कोण क्रमशः यक्स का वाई हैं और यक्स को हमने बड़ा मान लिया, वाई को छोटा मान लिया। तो पहली शर्त के अनुसार बोला ना, और देखिए यहाँ पर देखने पर भी आपको पता चल जा रहा है ना कि 5 जो बड़ा वाला कोण है उसको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 5:4 आ रहा है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, इसी को हमने बड़ा माना था, बड़ा में हमने छोटा से भाग दिया, तो 5/4 आना चाहिए, ठीक है। 5/4 यह अनुपात लिखा गया। अनुपात का मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर किसी संख्या का अंश और हर में गुणा था और विभाजित करके सबसे छोटा रूप लिख दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ से एक चर का वैल्यू ज्ञात कर लिया है ना, वाई यहाँ भागा में था, बराबर को उधर हमने भेज दिया, गुणा में हो गया, ठीक है। तो 5/4 वाई हो गया। तो यक्स के मान को हमने वाई के पदों में लिख दिया, इस समीकरण नंबर 1 मान लिया। फिर हमें दूसरा बार दिया था ना कि यदि दोनों में से एक कोण दूसरे से 10 अंश अधिक है, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 अंश अधिक है, तो यही बड़े वाले कोण में से छोटे वाले कोण को हमने घटा दिया, तो 10 अंश आना चाहिए, ठीक है, दूसरे शर्त के अनुसार। तो हमने देखिए यक्स का मान यहाँ पे वाई के पदों में था, तो हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको हल कर दिया, ठीक है। समीकरण 1 से यक्स के मान को वाई के मतलब इस समीकरण 2 में हमने प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। यही समीकरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस यक्स के स्थान पर हमने 5/4 वाई यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया है ना। तो यहाँ पे दोनों वाई का ही पद था, घट जाएगा, बीच में ऋणात्मक का चिन्ह था, तो 5 यहाँ पे हमने वाई उभयनिष्ठ कर दिया, ठीक है। 5/4 में से 1 घटा दिया, तो घटाने के बाद 1/4 आया, ठीक है। तो 1/4 वाई हो गया, वाई 4 यहाँ पे भागा में था, बराबर को उधर भेज दिया, गुणा में हो गया।
तो जो कि 10 के साथ गुणा करके 40 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग को 40 आ गया, ठीक है। तो हमने लिख दिया, फिर यहाँ से एक चर का वैल्यू निकल गया। अब इसको हमने यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, लिख दिया समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे हर में 5/4 तो यहाँ पर आता है, ठीक है। और यहाँ पे अंश में हो जाएगा 40, ठीक है। यही है y का वैल्यू हमने उन लोगों ने यहाँ पे 40 से प्रतिस्थापित कर दिया। तो हर में 4 था, अंश में 40 था, जो कि 10 बार में y था। तो अंश में 10 बचा और 5 बचा था, 5 और 10 का गुणा कर दिया तो यह 50 हो गया। तो हम लोग को जो यही अधिक वाला जो कोण था, मतलब कि एक कोण जो त्रिभुज का 50 अंश था, एक 40 अंश था, और तीसरा कोण की बात करता तो हम लोग उसको ज्ञात कर लेते कितना, 90 अंश, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो अतः हम लोग लिख दिए त्रिभुज के दोनों कोण रहेगा क्रमशः 50 अंश 40 अंश है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, 2 कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। थोड़ा सा कोटि पूरक कोण को समझते हैं ना, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कोटि पूरक कोण। देखिए कोटि पूरक कोण क्या होता है ना, जब भी दो कोणों का योगफल ना 180 नहीं 90 अंश रहे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर यह 90 अंश का कोण है, ठीक है। यदि हम लोग को एक कोण मान लेते हैं कि यहाँ पर दे देगी 30 अंश का है, मान लेते हैं कि एक कोण यदि हम लोग का यह 30 अंश हो गया ना, तो दूसरा कोण हम लोग का हो जाएगा 60 अंश, है ना। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण ए प्लस कोण बी। जब दो कोणों का योग 90 अंश रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण, ठीक है। और एक होता है समपूरक कोण, इसे बता देते हैं हम समपूरक कोण, ठीक है। जब भी दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग समपूरक कोण, ठीक है। एक हम सीधी रेखा यहाँ पे खींच देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यदि आपका कोई कोण बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक रेखा पर बनता है 180 अंश का कोण, ठीक है। यहाँ से यदि हम लोग एक मान लेते हैं कि आपका 30 अंश का कोण बना, ठीक है। तो अब दूसरे कोण की बात करेगा ना, यदि दो कोण आपस में समपूरक कोण रहेंगे, ठीक है, यहाँ पर होगा कोण ए प्लस कोण बी का मान 180 अंश होगा, ठीक है। तो यदि आपको एक कोण पता चल गया ना कि 30 अंश है, तो दूसरा वाले कोण को ज्ञात करने के लिए 180 में से आप घटा देंगे तो निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 150 अंश, ठीक है। इन दोनों कोणों को आप जोड़ेंगे तो 90 अंश आना चाहिए। यहाँ पर कोटि पूरक रहेगा तो जोड़ेंगे तो 90 अंश आना चाहिए, वहीं समपूरक कोण रहेगा दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। कोटि पूरक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जब भी दो कोणों का योग 90 अंश रहेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोटि पूरक। जब दो कोणों का योग 180 अंश रहता है तो उसे बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है। यदि कोटि पूरक दो कोण है, एक कोण आपको ज्ञात हो गया तो 90 अंश में से घटा कर दूसरे कोण को ज्ञात कर लेंगे, वहीं समपूरक कोण रहेगा। यदि एक कोण आपको ज्ञात हो गया 180 अंश में से घटाकर आप दूसरे कोण को ज्ञात कर लेंगे। अब चलिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। माना दो कोटि पूरक कोण, हम लोग लेते हैं माना 2 कोटि पूरक कोण x, y हैं, ठीक है। चलिए अंश बनाते हैं, x अंश y अंश हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बड़े छोटे हैं ना, तो एक को हम बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं x अंश वाला बड़ा है और y अंश वाला छोटा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि एक समीकरण हम लोग को यहीं से मिलेगा। कोटि पूरक कोण के बारे में जानकारी रहेगी तभी आपको एक समीकरण मिलेगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण तो यहाँ पर बनाने के लिए दिया ही हुआ है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x अंश, ठीक है, और प्लस y अंश, ठीक है। इन दोनों कोणों को आप जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 90 अंश के बराबर, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कोष्टक बना के, ठीक है। दो नहीं, सीधा हम लोग लिख देते हैं कोटि पूरक, ठीक है। कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, ठीक है। कोटि पूरक कोण यदि दो ही कोण की बात करेगा, ठीक है, दो कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है तो वे कोण आपस में कोटि पूरक कोण कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को यह समीकरण एक हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों कोणों को हम लोग जोड़ देंगे तो 90 अंश आएगा। और देखिए तो यहाँ पर हम लोग को एक समीकरण मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं शर्त के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं शर्त के अनुसार, जो भी हम लोग को शर्त दिया हुआ है, शर्त के अनुसार। यहाँ पर अब हमें बोला हुआ है ना कि छोटा कोण जो है, ठीक है, जो छोटा कोण है दूसरे कोण के
5 गुने से 10 अंश अधिक है, ठीक है। तो छोटा कोण हम लोग का कौन है, वाई ही है, ठीक है। तो छोटा कोण की बात कर रहा है, कह रहा है ना कि दूसरे कोण से, ठीक है। दूसरा कोण हम लोग का कौन है, यहाँ पर जो बड़ा वाला है, ठीक है। छोटे कोण को हमने पहले लिख लिया, ठीक है। छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5, मतलब यहाँ पे के मतलब गुणा करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यक्स में गुणा कर देंगे कितना, 3/5, ठीक है। और से यह 10 अंश अधिक है, पहले से ही बता रहा है कि जो छोटा वाला कोण है ना, बड़े वाले कोण में आप 3/5 का गुणा कर दे रहे हैं, फिर भी यह 10 अंश अधिक है, ठीक है। यहाँ पर यह 10 अंश अभी अधिक है, तो हम लोग को समीकरण को बराबर लिखना है, ठीक है। तो ये पहले से ही 10 अंश अधिक है, या तो हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि 10 अंश घटा दें यहाँ पे, या फिर यहाँ पर हम लोग जोड़ दें, ठीक है। यहाँ पर 10 अंश बना देते हैं, ठीक है। यहाँ प्रश्न में बोल दिया था हम लोग कि जो छोटा वाला कोण है, यदि आप बड़े वाले कोण में यदि 3/5 का आप गुणा कर दे रहे हैं ना, तो यह 10 अंश अधिक हो जा रहा था। तो अधिक होने के लिए हम लोग को समीकरण बराबर करने के लिए हमने बराबर की तरह 10 जोड़ दिया, ठीक है, 10 अंश, ताकि आप समीकरण हम लोग को बराबर हो जाए। चलिए हम लोग वाई को बराबर के इधर कर देते हैं और 10 को बराबर के इधर कर देते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग 3/5 यक्स को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पे प्लस वाई है, बराबर को इधर करके हम लोग इसको ऋणात्मक कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे धन 10 है, बराबर को उधर हम लोग भेज देते हैं, इसको ऋण 10 हो गया, ठीक है। देखिए समीकरण यही है, बस हम लोगों ने यहाँ पे प्लस वाई था, यहाँ बराबर इधर कर दिया, ऋण वाई हो गया। यहाँ पे 10 बराबर की इधर 10 धनात्मक था, बराबर के इधर करके ऋणात्मक कर दिया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको चर वाले को पहले लिख देते हैं, ठीक है। दोनों ही राशि बराबर है, हम लोग इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3/5 यक्स, यहाँ पे ऋण वाई बराबर ऋण 10, ठीक है। हम लोगों ने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। और इसको देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, चर का गुणांक देखिए, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे ऋण 1 है, ठीक है। यदि सिंपली हम लोग इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे है ना प्लस वाई और ऋण वाई 0 हो जाएगा, यक्स का ही पद बचेगा, तो यक्स का हम लोग वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विलोपन विधि द्वारा हल, ठीक है। विलोपन विधि द्वारा हम लोग हल करते हैं समीकरण 1 और लिख देते हैं समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ देते हैं, समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 90 है। चलिए हम लोग हल कर देते हैं, बाद में अंश में हम लोग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते 3/5 रहेगा, 3/5 यहाँ पे x रहेगा, ठीक है। 3/5 x और ऋण वाई है बराबर यहाँ पे ऋण 10 है, ठीक है। चलिए जब समीकरण 1 तथा 2 को हम लोग जोड़ेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर धन वाई है, यहाँ पे ऋण वाई है, यह तो 0 हो जाएगा। इसी के लिए हम लोगों ने दोनों समीकरण को जोड़ा, ताकि धन वाई और ऋण वाई मिलकर 0 हो जाए। यहाँ पर यह राशि 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को बचेगा क्या, अभी यक्स प्लस 3/5 यक्स को जोड़ना बाकी रहेगा, ठीक है। बराबर की इधर तो हमने हल कर दिया, ठीक है। और देखिए बराबर के उधर क्या होगा, यहाँ पे दोनों का चिन्ह विपरीत है, घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे धन 90, यहाँ पे ऋण 10 है, विपरीत चिन्ह घटेगा, तो यहाँ पे धन 80 बच जाएगा, ठीक है। धनात्मक राशि अधिक थी इसलिए यहाँ पर 80 बचा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग ना यक्स को जोड़ना है, यक्स हम लोग एक बार उभयनिष्ठ कर लेते हैं, ठीक है। यक्स उभयनिष्ठ कर लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस 3/5 बचेगा, ठीक है। तो 1 में हम लोग को 3/5 जोड़ना बाकी है, चलिए यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं प्लस 3/5, यहाँ पर हम लोग बटा 1 बना देते हैं, ठीक है। 1 और 5 का लस से 5 हो जाएगा, 1 और 5 का लस से 5 हो गया, ठीक है। अब 5 में हम लोग 1 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का 1 में गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, प्लस 5 में 5 से भाग देंगे, एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, 1 का 3 में गुणा कर देंगे 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो गया, 8 बटा यहाँ पे 5 मिला, ठीक है। अब चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 8 बटा, यहाँ पर 8/5 यक्स हो गया बराबर 80 हो गया, ठीक है। अब जो राशि यहाँ पर भागा में बराबर को उधर जाएगी गुणा में है, जो गुणा हो जाएगी, और जो यहाँ पे गुणा में राशि है बराबर को उधर भागा में चली जाएगी, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 5, यहाँ पर भागा में ना, बराबर की इधर गुणा में हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 5, यहाँ पे बटे 8 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में था, भागा में हो गया। अब यहाँ पे 80 और 8 आपस में विभाजित है, 8 ही कम 8 हो जाएगा, और 8 10 में 80, तो 10 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 10 गुणते 5 बचा हुआ है, x का मान 10 गुणते 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 5 50 हो जाएगा, तो एक गुण का हमें वैल्यू ना 50 अंश निकल गया, ठीक है। अब इसका मान आप जिस समीकरण में इच्छा करें वहाँ पर प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को देखिए यहीं पर प्रतिस्थापित करना आसान लग रहा है, हम लोग यहीं प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग रख देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कोई और समीकरण मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं इसे समीकरण a मान लेते हैं, ठीक है। इस मान लिया, हमने लिख दिया। चलिए यहाँ यहीं पर हम लोग प्रतिस्थापित कर लेते हैं x के मान को, हम लोग लिख देते हैं। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं समीकरण
समीकरण 3 से यक्स के मान को समीकरण ए में प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, प्रतिस्थापित हम लोग कर देते हैं, तब हम लोग को y का मान ज्ञात हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे x के स्थान पर हम लोग क्या रख दें, 50 रख देते हैं। ठीक है, अभी प्लस 10 जोड़ना बाकी भी है ना, तो y का मान हमें निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए हर में 5 है, अंश में 50 है, या 5 से दोनों राशियाँ विभाजित है, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 10 50 हो जाएगा। तो 3 में 10 का गुणा कर देंगे, 3 गुणते 10 और प्लस 10 करना भी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे अंश में यहाँ पर 3 बचा हुआ है और यहाँ पे 10। ठीक है, 3 में 10 का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये भी अंश की राशि है। ठीक है, 3 में 10 का गुणा हो जाएगा, अभी 10 जोड़ना बाकी है, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। 3 10 में 30 हो जाएगा, 3 का 10 में गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, और 30 में 10 जोड़ देंगे, ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, तो एक का वैल्यू आपको 50 अंश निकल कर आया, एक कोण का वैल्यू 40 अंश। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः दोनों कोटिपूरक कोण हम लोग लिख देते हैं, है ना, 50 अंश कामा 40 अंश हैं। चलिए, तो हम लोग को दोनों कोण, x का वैल्यू हम लोग को 50 अंश निकल कर आया था और y का वैल्यू 40 अंश। ठीक है, तो यही हम लोग का कोण है। ठीक है, 50 अंश 40 अंश से अधिक है। तो देखिए, यदि हम लोग ना पहली बार, यदि हम लोग जो पहला शर्त है हम लोग का, है ना, यही हम लोग का एक ये भी हम लोग का एक शर्त है, इसको भी पूरा ही करना चाहिए क्योंकि दोनों कोण कोटिपूरक हैं, दोनों को जोड़ने पर हम लोग को कितना आना चाहिए, 90 अंश। तो जब हम लोग आप 50 अंश को और 40 अंश को जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है 90 अंश आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली शर्त ये हम लोग को संतुष्ट करेगा क्योंकि दोनों कोण कोटिपूरक कोण होने चाहिए। ठीक है, तो यह भी हम लोग का संतुष्ट करेगा। और सेकेंड हमें शर्त दिया था ना कि यहाँ पर जो छोटा कोण है, ठीक है, दूसरे कोण, जो दूसरा हम लोग का कोण है, देखिए यह छोटा कोण तो 40 अंश है, यही बड़े वाले कोण में कह रहा था ना 3/5 का आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो बड़ा वाला कोण हम लोग का 50 अंश है। ठीक है, इसमें आप गुणा करना है हम लोग को ना, गुणा कर देना है 3/5 का, और यहाँ पे 10 जोड़ना था। ठीक है, 10 अंश अधिक था, इसीलिए हम लोगों ने इससे 10 अंश, यह राशि अधिक थी, है ना, फिर हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, 10 अंश, ताकि अब दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए अंश में 50 है, हर में 5 है, तो यहाँ पे भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 10 50 हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 10 अभी जोड़ना बाकी है, तो 30 में 10 जोड़ देंगे तो 40 अंश हो जाएगा। ठीक है, 40 अंश ही जो है हम लोग का यह छोटा वाला कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड शर्त है वो भी हम लोग का यह संतुष्ट करा है। ठीक है, तो हमें यही प्रश्न दिया था कि दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है, दोनों कोण को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया कि माना दो कोटिपूरक कोण x, y है। ठीक है, तो एक बड़ा है एक छोटा है ना, तो एक को हमने बड़ा, x को बड़ा मान लिया, y को छोटा मान लिया, है ना। तो पहला शर्त तो यही रहेगा कि दोनों कोणों का योगफल 90 अंश आना चाहिए, यही होता है कोटिपूरक कोण। जब भी दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उन्हें कोटिपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह हम लोग का समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, और एक बार हमें यहाँ पर दिया था शर्त के अनुसार ना कि जो छोटा वाला कोण है, इस छोटे वाली कोण की बात, छोटा कोण हमने y को ही माना है, y की बात कर रहा था ना, जो दूसरा कोण है, दूसरा कोण ही हम लोग का बड़ा वाला कोण है x। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा था ना दूसरे कोण में 3/5 का गुणा से 10 अधिक है। ठीक है, जब यहीं आपका जो दूसरा वाला कोण है, ठीक है, इसमें आपने 3/5 से गुणा कर दिया ना, तो यह छोटा वाला कोण ना 10 अंश अधिक था। ठीक है, तो यह पहले से ही 10 अंश अधिक है। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा वाला कोण इसमें आपने 3/5 से गुणा कर दिया, तो छोटा वाला कोण 10 अंश अधिक बता रहा था, हम लोग को बराबर का चिन्ह लगाना था, तो यह अधिक था, तो हम लोग यहाँ तो एक काम करेंगे, यहाँ से 10 अंश घटा दें या फिर यहाँ पे 10 अंश जोड़कर हम लोग बराबर कर दें, क्योंकि यह पहले से ही अधिक था, 10 अंश हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, ताकि दोनों समीकरण बराबर हो जाए, तो इसलिए हमने समीकरण, चलिए इसको ए हमने मान लिया। ठीक है, अब फिर हमने यहाँ पे धन 10 था बराबर किधर ऋण 10 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे धन y था बराबर को उधर हमने ऋण y कर दिया। ठीक है, और फिर बराबर ही था दोनों राशि, पहले हमने इसको चर वाले को लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 10 को लिख दिया। अब दोनों राशियों को हम लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर प्लस y है, यहाँ पे ऋण y है, यदि सिंपली हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो हमने लिख दिया विलोपन विधि द्वारा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 को लिख दिया, यहाँ पर समीकरण 2 को लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे धन y ऋण y है, तो हम लोग का राशि 0 हो जाएगा, x में 3/5 x जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ दोनों राशि धनात्मक था इसलिए जुड़ गया, यहाँ पर विपरीत चिन्ह था इसलिए घट दिया, है ना, धनात्मक वाली राशि का वैल्यू अधिक था, ये इसीलिए यहाँ पर धनात्मक बचा। ठीक है, यहाँ विपरीत चिन्ह था, 90 में से 10 घट गया, 80 बचा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों को हम लोगों ने देख रहे थे, दोनों x का ही पद था, x उभयनिष्ठ कर लिया, तो यहाँ से 1 मिला और यहाँ पे प्लस 3/5 मिला बराबर 80।
तो यहाँ पर हमने 1 में 3/5 को जोड़ दिया तो 8/5 हम लोग आ गया है ना। यहाँ पर गुणे में था x के, यहाँ पर बराबर के हमने भागा में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो राशि हर में थी वो अंश में चली गई, जो अंश में राशि थी वो हर में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर 80 था, 8 और 80 आपस में विभाजित थे, 8 एकम 8, 8 दाम में 80, 10 और 5 बचा था, 10 में 5 को गुणा कर दिया, 50 अंश आ गया, ठीक है। तो एक कोण हम लोग को 50 अंश निकल कर आ गया है ना। इसका मान हमने यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दिया है ना, किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए। एक चर का वैल्यू निकलने के बाद ना किसी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी में प्रतिस्थापित कर दिया ताकि y का मान निकल जाए। तो x का मान हमने यहाँ पर 50 रख दिया, ठीक है। 3/5 गुणते 50 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस समीकरण 3 से x के मान को समीकरण a में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। यहाँ पे y बराबर 3/5 और x के स्थान पर 50 रख दिया गया और +10, हर में 5 था, अंश में 50 था, दोनों राशि 5 से विभाजित थे, तो 5 एकम 5, 5 दहाँ 50 हो गया। 10 और 3 का गुणा करके यहाँ पे 30 हो जाएगा और 10 यहाँ पे जोड़ना बाकी था, तो 30 10 40 हो गया। तो हम लोग को जो दूसरा कोण था वो 40 अंश आ गया। अतः हमने लिख दिया दोनों कोटिपूरक कोण 50 अंश तथा 40 अंश है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब त्रिभुज में 3 ही कोण होता है, तीनों कोणों को हम लोग ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया कोण A बराबर x अंश और कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश और हमें 3y ऋण 5x बराबर 30 हमें एक समीकरण दिया गया है, ठीक है। चलिए हल हम लोग करने वाले हैं तीसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC के तीनों कोण हमें दिए गए हैं, ठीक है। कोण A बराबर हमें दिया हुआ है x अंश और कोण B बराबर 3x अंश, ठीक है। पहले कोण का 3 गुना है, दूसरा वाला यहाँ पर लिख देते हैं कोण C बराबर y अंश, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है ना। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश, ठीक है। तो हम लोग इन तीनों कोणों को पहले हम लोग जोड़ देते हैं। चलिए तो तीनों कोणों को हम लोग जोड़ देते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा, कोण C रहेगा बराबर 180 अंश, है ना। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, ठीक है। तीनों कोणों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो साथ ही साथ इनका जो मान दिया गया है उसको हम लोग को लिख देते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा समीकरण में हम लोग को 3x ऋण 5y बराबर 30 दिया हुआ है ना। तो इसी को लेकर हम लोग हल करेंगे, ठीक है। कोण A का मान हमें x अंश दिया हुआ है तो x अंश लिख देते हैं, प्लस कोण B का मान है 3x अंश और यहाँ पे प्लस कोण C का मान हमें दिया हुआ है y अंश बराबर 180 अंश, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं x अंश है, यहाँ पे 3x अंश है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। ये यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 3 है, दोनों धनात्मक राशि जुड़ जाएगा, 3 1 4x हो जाएगा। चलिए हम लोग ये x y करके हल कर लेते हैं, जो भी आएगा वैल्यू उस पर हम लोग अंश लगा देंगे, ठीक है। बराबर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग 180 अंश, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और आगे हमें एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है ना 3y और यहाँ पे ऋण 5x है, ठीक है, बराबर यहाँ पर हम लोग को 30 दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। अब इसे हम लोग चाहें तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं या फिर हम लोग चाहें तो विलोपन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, ठीक है। विलोपन विधि में हम लोग को यहाँ पे 3 का गुणा करना पड़ेगा और y के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा, फिर 1 को हम लोग को घटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम लोग को तो चलिए हम लोग ना समीकरण 1 को ही बदल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए इस तरह कर देते हैं हम लोग समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण 1 को हम लोग लिख देते हैं 4x + y बराबर 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y का हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ पर प्लस 4x है ना, बराबर को उधर भेज देंगे, ऋणात्मक हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 180 ऋण 4x, ठीक है। हमने y के मान को x के पदों में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ना ये समीकरण 1 को ही बदल कर हमने इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। समीकरण 1 को ही हमने अपने आवश्यकता अनुसार इस तरह से हम लोगों ने बदल दिया, ठीक। समीकरण 1 को हमने y के बराबर लिख दिया है, ठीक है, इस हिसाब से। अब यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू क्या कर दें, यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 को तो ही बदल कर हमने ऐसा किया हुआ है, तो इसका वैल्यू हम लोग समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। हम लोग लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
ठीक है। तो समीकरण 2 को हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा और y के स्थान पर हम लोग इसको लिख देते हैं 180 ऋण 4x, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पे 3 y के स्थान पर तो हमने यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर है ऋण 5x बराबर 30 है ना। समीकरण यहाँ से हम लोगों ने समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। तो अब सिर्फ x का मान है, हम लोग यहाँ से x का वैल्यू आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3 का यहाँ पर गुणा कर देंगे हम लोग, ठीक है। दोनों पदों में हम लोग गुणा कर देंगे तो 18 3 54 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 का हम लोग 180 में गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे 54 हो जाएगा और 0 लग जाएगा, ठीक है। 18 3 54 हो जाएगा और एक 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऋण का चिन्ह बना देते हैं। 3 का जब हम लोग 4 में गुणा कर देंगे 3 चौको 12 हो जाएगा, 12x, यहाँ पे ऋण 5 है, 5x बराबर यहाँ पे हो गया 30, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग x के पदों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं 540, 12 में हम लोग 5 जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। दोनों राशि ऋणात्मक है इसीलिए हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऋण 17x हो जाएगा बराबर 30 हो गया। और चलिए x का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ से ना, तो देखिए ऋण 17x से बराबर को उधर हम लोग भेजकर इसको धनात्मक कर देते हैं, ठीक है। चलिए संख्याओं को एक तरफ कर देते हैं और चर को एक तरफ, ठीक है। यहाँ पे ऋण 17 बराबर को उधर हम लोग भेज देंगे तो यहाँ पे धन 17x हो जाएगा, ठीक है। बराबर को उधर हमने भेज दिया, 540 तो है ही, यहाँ पे जो धन 30 है ना बराबर की तरह हम लोग करके इसको ऋण 30 कर दे रहे हैं। देखिए समीकरण यही है, बस यहाँ पे ऋण 17x था, बराबर को उधर हमने भेज दिया, धन 17x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 540 तो है ही, बस यहाँ पर धन 30 था, बराबर की तरह हमने कर दिया तो यहाँ पे ऋण 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 540 में से आप जब 30 घटाएंगे तो आपको 510 मिलेगा, ठीक है, बराबर 17x, ठीक है। बस इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, ठीक है। 17x बराबर 510 हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। जो बराबर के उधर था बराबर के इधर हमने कर दिया, दाएं पक्ष बायां पक्ष में बस हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 17 गुणा में है तो भागा में भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 510 है बटा 17, ठीक है। और 17 तो यहाँ 51 होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ से भाग देंगे ना, 17 30 बार विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 17 कम 17 और 17 यहाँ 51 और यहाँ पे 0 तो लग ही जाएगा, 30 बार में विभाजित है, ठीक है। तो x का वैल्यू हम लोग को 30 निकल कर आ गया। एक चर का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया ना, तो अब इसका मान हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित करके y का भी मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण 4, इसको हम लोग मान लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 4 से x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 180 ऋण यहाँ पे हो जाएगा 4 और हमने x का वैल्यू ज्ञात कर लिया है 30, ठीक है। यहाँ पे 30 प्रतिस्थापित कर दिए हमने, यहाँ पे y बराबर 180 ऋण यहाँ पे 4 तो 12 हो जाएगा और 0 तो लग ही जाएगा, ठीक है। 30 में आप 4 का गुणा कर देंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। 180 में से आप 120 घटाएंगे ना तो y का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 12 6 18 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इकाई स्थान पर 0 हो जाएगा, 18 में से आप 12 घटा देंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो y का वैल्यू आपका 60 आ गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग समीकरण 5 लिख देते हैं। देखिए x का वैल्यू हम लोग को 30 निकल कर आया है, y का वैल्यू 60, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग को 30 निकल कर आए, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो कोणे है वो हम लोग का 30 अंश हो गया। अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे ना, 3 गुणते 30 अंश हम लोगों ने निकाला है x का मान को, ठीक है। तो 3 या 9 हो जाएगा, यह हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और y को वैल्यू को हम लोगों ने 60 निकाला था, तो यह हो जाएगा हम लोग का 60 अंश, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोण हम लोग को एक 30 अंश मिला, एक 90 अंश मिला, एक 60 अंश, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग को त्रिभुज बनाना रहेगा ना तो इस तरह से हम लोग बना देते हैं। चलिए एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कोण रहेगा वो 90 अंश रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग b को लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग को 90 अंश, ठीक है। यहाँ पर कोण ही बना देते हैं, यहाँ पर कोण c बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोण a वाला कोण हम लोग को मिला है 30 अंश, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगा 30 अंश। और यहाँ पर जो c का कोण है वो हम लोग का रहेगा 60 अंश। तो कुछ इस प्रकार से त्रिभुज हम लोग का रहेगा, है ना। कोण b पर 90 अंश, कोण a पर बन रहा है 30 अंश और कोण c पर बन रहा है 60 अंश, ठीक है। तो हम लोगों को प्रश्न में दिया था कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात करना था। कोण a बराबर हमें x अंश दिया था, कोण b बराबर 3x अंश और कोण c बराबर y अंश, ठीक है। तो हमने लिख दिया त्रिभुज के तीनों कोणों को लिख दिया, ठीक है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। हम लोग लिख दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ठीक है, 180 अंश। सबका वैल्यू हम लोग को यहाँ पे x अंश दिया था, कोण a बराबर, कोण b बराबर 3x अंश और यहाँ पर कोण c बराबर हमें y अंश दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर y अंश रख दिया। यहाँ पर दोनों राशियाँ जुड़ रही थी, ठीक है। x और 3x जुड़कर 4x हो गया प्लस y बराबर 180 अंश। तो ये तो हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। और एक समीकरण में पहले से ही दिया था 3y
ऋण 5x बराबर 30 दिया था, तो हमने इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर गुणांक बराबर करके भी हल कर सकते हैं, गुणांक बराबर करिए और फिर यदि विपरीत चिन्ह है तो जोड़ दीजिए, यदि समान चिन्ह है तो घटा दीजिए, ठीक है। तो हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर दिया, ठीक है। यहाँ से y का मान निकाल दिया समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पे प्लस में राशि थी, बराबर को उधर हमने भेज दिया ऋण में, ठीक है। समीकरण 1 में हमने लिख दिया, यहाँ पे प्लस 4x था, बराबर को उधर हमने ऋण 4x कर दिया, बराबर के इधर ऋण 4x कर दिया ना। तो देखिए समीकरण तो यही है, इस समीकरण को हमने यहाँ पे नोट कर दिया, प्लस 4x को बराबर के उधर कर दिया, तो यहाँ पे ऋण 4x हो गया। तो ये हम लोग का ना y का मान x के पदों में आ गया, ठीक है। अब इसका मान ना हम लोगों ने समीकरण 1 से तो निकाला ही हुआ है, समीकरण 2 में हमने यहाँ पे y के स्थान पे प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। समीकरण 3 से y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमने यहाँ पर 3 है, 3 तो है ही, और y के स्थान पर हमने इसको रख दिया, ठीक है। 180 ऋण 4x को, ठीक है, और यहाँ पे ऋण 5x और बराबर 30 तो है ही, ठीक है। अब 3 का 180 में गुणा कर दिया तो 540 हो गया, 3 का ऋण 4x में गुणा कर दिया तो ऋण 12x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x के साथ जुड़ गया, क्योंकि चिन्ह समान था, आपस में जुड़ गया, जोड़ दिया, दोनों राशियाँ ऋणात्मक थी, तो यहाँ पे ऋण 17x हो गया, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम लोग को ऋण 17x को बराबर के उधर भेज दिया, तो यहाँ पे धन 17x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 540 को तो यहीं पे रहने दिया, जो यहाँ पे 30 बराबर को उधर धनात्मक था, बराबर किधर कर दिया, ऋणात्मक हो गया, ठीक है। 540 में से 30 घट गया, 510 हो गया, यहाँ पे 17x तो था ही, ठीक है। बस इसको हमने सीधा करके लिख लिया, ठीक है। 17x को पहले लिख दिया, 510 को बाद में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे 17 गुणा में था, बराबर किधर भागा में भेज दिया, अंश और 17 से भाई था, 17 कम 17, 17 तिहाई 51, 30 बार में भाई था, तो x का वैल्यू हम लोग को 30 निकल कर आ गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम लोगों ने ना यहाँ पे समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। तो 180 ऋण यहाँ पे 4 तिहाई 12 है ना, यहाँ पर हो गया 120, 180 अंश में से 20 घट गया ना, 180 अंश में से 120 अंश घट गया, तो जो कि हम लोग का 60 अंश आ गया, ठीक है। तो यहीं से हम लोगों ने y का वैल्यू ज्ञात कर दिया, ठीक है। और x और y का मान निकालने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर कोण AB और कोण B और कोण C तीनों का वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो हम लोग यहाँ पर भी एक बार लिख देते हैं, तो त्रिभुज ABC के कोण हम लोगों ने निकाला, कोण A बराबर हम लोगों ने निकाला था 30 अंश, ठीक है, ये निकाला था। और कोण B का मान हम लोगों ने निकाला, इसी का 3 गुना था, यहाँ पे 90 अंश था कोण B, और यहाँ पे कोण जो C था वो हम लोग का यही था, y का वैल्यू, तो यह था हम लोग का 60 अंश, ठीक है हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।